फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। पिछली वीडियो में आपने देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इन 2 टॉपिक्स में टॉपिक नंबर 4 है आपका राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। आप किस तरह से केमिकल फॉर्मूले को लिख पाएंगे। केमिकल फॉर्मूले लिखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें मतलब कि जो आयंस है उनकी क्या वैलेंसीज है, वो किस तरह से कनेक्ट होंगे दूसरे आयंस के साथ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कैटायंस और एनायंस होते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं और आपके नेगेटिव भी होते हैं। जो आपका नेगेटिव होता है वो आपका एनायन होता है, जो पॉजिटिव होता है वो कैटायन होता है। तो सबसे पहले हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ वैलेंसी वी कांट ऐड देम। तो इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। सपोज वी आर गोइंग टू ऐड सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन के आयंस को ऐड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक हम देखेंगे कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। ये अलग बात है कि सोडियम +1 और क्लोरीन -1 होता है। तो उनकी वैलेंसी मैच करने की वजह से एक कंपाउंड बनता है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड साइंटिफिकली। बट उसका कॉमन नेम जो हम घर में यूज करते हैं टेबल साल्ट, जिसको हम नमक बोलते हैं, वो होता है। तो देखा आपने, वैलेंसीज अगर सिमिलर होती है तो इजीली कोई भी कंपाउंड ऐड हो जाता है। वहीं अगर हम देखें मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको ऐड करने में थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो मैग्नीशियम अपने साथ 2 आयंस ऐड कर सकता है। तो मैग्नीशियम के साथ जब क्लोरीन का एडिशन होता है तो MgCl2 बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ने कंबाइन कर लिया अपने साथ 2 क्लोरीन के आयंस। तो हमारे इससे समझ में आता है कि वैलेंसी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फॉर राइटिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल फॉर्मूले। सो लेट्स स्टार्ट विद वैलेंसी। तो वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी का मतलब है कि किसी भी आयन को एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ने पड़ेंगे तो वो एक एटम या स्टेबल कंडीशन में आ जाए, तो उसको कहते हैं वैलेंसी। अभी हमने एग्जांपल लिया था सोडियम का। तो सोडियम आपको पता है 11वें नंबर का एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ऐसे करके 11वें नंबर पे आता है। अगर ये 11वें नंबर पे आता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। लेकिन अगर हम आयन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज कर देता है आउटर मोस्ट में से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाती है, जिससे होता क्या है, ये आयन बन जाता है। अब ये Na+ आयन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स क्लोरीन की। क्लोरीन आता है आपके 17 नंबर पे, 17 नंबर का एलिमेंट है आपका। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब है, जो मैं आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, इससे मेरा मतलब है कि कितने इनके इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं शेल्स में। तो K11 शेल आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, फिर उसके बाद 8 भर सकते हैं, फिर 8 भर सकते हैं। तो क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में, फिर 8 और उसके बाद 7, यानी 2, 8 और 7, 17 होते हैं सारे। लेकिन अगर हम क्लोरीन के आयन की बात करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2, 8 और 8। एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, जिसकी वजह से इनको कंबाइन करना इजी हो जाता है। बिकॉज सोडियम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, दे कंबाइन ईच अदर एंड बिकम्स अ कंपाउंड कॉल्ड NaCl। तो हमने यहाँ पे समझा वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंसी डिपेंड करेगी। वैलेंसी इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड टू रिमूव और टू एक्सेप्ट बाय एन atom. Now moving to our next topic, that is your formulae of simple compounds. किसी भी सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं? सिंपल कंपाउंड्स का मतलब है कोई भी आपने 2 या 3 कंपाउंड एलिमेंट्स लिए या एटम्स लिए, उनको कंबाइन कर दिया, कोई कंपाउंड बना दिया। जैसे आपने HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आपने बनाया NaCl, या आपने बनाया MgCl2, या आपने बनाया H2S। इन तमाम तरह के सिंपल कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपको बस बेसिक नॉलेज वैलेंसी का पता होना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला बनाने से पहले सपोज आपको नहीं पता कि फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो आप एलिमेंट लिखते हैं, उसका सिंबल, उसके नीचे आप उसकी वैलेंसी लिखते हैं, फिर आप दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं और उनको क्रिस क्रॉस कर देते हैं और ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमने ले लिया सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड का। आपने लिखा मैग्नीशियम का Mg, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख ली 2। फिर आपने लिखी क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे वैलेंसी लिख ली 1।
अब आप क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी फॉर्मूला बनेगा Mg1Cl2। फॉर्मूला लिखते वक्त हम Mg1Cl2 नहीं लिखते, हम सीधा लिख देते हैं MgCl2 बिकॉज 1 इज नॉट रिटन। 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है और उसको लिखा भी नहीं जाता है। अब जब हम फॉर्मूला लिख ही रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए कि फॉर्मूला लिखने के रूल्स क्या हैं। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के रूल्स में सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि जो आप लिखने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई मेटल आता है, मेटल मतलब मेटल्स हमने किया था, मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में। मेटल्स आपका सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके मेटल्स हैं। तो अगर उसमें कोई मेटल आता है तो उसको आप पहले लिखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप मेटल को पहले लिखेंगे, उसके बाद आप दूसरी एंटिटी डालेंगे। दूसरा, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उनको लोएस्ट रेशो में लिखें। अगर कोई फॉर्मूला ऐसे बन रहा है कि Na2Cl2, वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इट्स फॉर एग्जांपल Na2Cl2 अगर बन रहा है तो आप 2 दोनों में नहीं लिखेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे सेम रेशो में, तो आपका NaCl बनेगा। तो थर्ड, आप ये ध्यान रखेंगे कोई भी फॉर्मूला बनाते वक्त कुछ ऐसे आयंस आएंगे जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनको एक ब्रैकेट में लिख के अलग से लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फर्क समझिए। जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो पोटेशियम के लिए हम K डिनोट करेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो आप लिखेंगे KOH। देयर इज नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ ब्रैकेट हेयर, बिकॉज यहाँ सिंपल 1:1 रेशो में कंबाइन हुए, जैसे NaCl हुआ था। लेकिन अब हम बात करते हैं कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम की वैलेंसी लिख लेंगे 2, हाइड्रोक्साइड 1। प्लस माइनस में अभी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होगा CaOH होल ट्वाइस। अब ये कैसे बना? आपने कैल्शियम का Ca लिखा, उसके बाद आपने ब्रैकेट यूज किया, उसके अंदर O और H लिखा, अब कंबाइंड पूरे ब्रैकेट की आपने 2 लगा दिया। कहने का मतलब है एक कैल्शियम का आयन 2 हाइड्रोक्साइड के आयंस को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो देखा आपने कितना इजीली हमने समझा कि कैसे हम इन मॉलिक्यूल से, आयन से एक केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से आपके मोनो एटॉमिक है, कौन से डायटॉमिक है, कौन ट्राई एटॉमिक है, यानी कौन कौन से ऐसे आयंस हैं जिनको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक कंपाउंड बनेगा। अगर हम बात करें कि ऐसे आयंस या ऐसे एटम्स बताओ जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं, तो आपका उसमें एग्जांपल आ जाएगा सोडियम का, पोटेशियम का एग्जांपल आ जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 का एग्जांपल बताइए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ सकते हो, तो कैल्शियम उसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम ऐसे एटम्स की बात करें जो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा एक एल्यूमिनियम, और उसमें आयरन भी आपका एग्जांपल हो सकता है। ये तो बात की हमने सारे मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं अब नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप हाइड्रोजन और क्लोरीन ले सकते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे नॉन मेटल की जो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं, जिनमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे ऑक्साइड और सल्फाइड। ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा एक ऐसा नॉन मेटल जो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो है नाइट्रेट। तो इन तीनों चीज़ की नॉलेज लेने के बाद आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स रिकम्बाइन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि उनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाए। तो इसी के साथ हमारा 4th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 5th टॉपिक, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। हाँ, हमें पता है कि सबको प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट को भी समझेंगे, पर पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल मीन्स सपोज अभी आपने कोई मॉलिक्यूल क्रिएट किया। सबसे इजी एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं। आपने बनाया O2, आपसे वो पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ही इज नॉट आस्किंग व्हाट इज द मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्सीजन के एक एटम का क्या मास होता है। हमें पता है ऑक्सीजन नंबर 8 पे आता है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम समझते हैं कि ऑक्सीजन के
हमें पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो हम जस्ट उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, तो O2 का मास डेफिनेटली हो गया 32। तो 32 यूनिट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो देखा आपने कितना इजी था मॉलिक्यूलर मास को बताना। ये था मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का। अगर ये थोड़ा और मिक्स हो जाए, यानी इसमें और कंपाउंड्स भी ऐड हो जाएं, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने देखा सिर्फ O2, अगर हम बात करें CO2 की, तो क्या होगा? कुछ नहीं, आप कैल्शियम का मास ऐड करेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के मास में। जैसे कि कैल्शियम का आप देखेंगे नंबर आता है 6 पे, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 6 है। जितनी बार मैं आपको एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इनको पीरियोडिक टेबल में इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है, तो कैल्शियम नंबर 6 पे आता है। तो कैल्शियम नंबर 6 पे आया, हमने उसका मास देखा, उसका मास ऑलमोस्ट 12 है, 12 यूनिट हमने उसको कंसिडर किया। 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का जो मास होता है, मैंने अभी आपको बताया 16, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 12 प्लस 32। तो ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 12 प्लस 32। तो अब जल्दी से कर लेते हैं मोल कंसेप्ट। हाँ जी, मोल कंसेप्ट जो कि इस चैप्टर का सो कॉल्ड डिफिकल्ट टॉपिक है, बट इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या आपको मोल कंसेप्ट आता है, चाहे उसको कितने भी अच्छे से आता हो, लेकिन वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है आपका इस चैप्टर का लास्ट एंड सो कॉल्ड डिफिकल्ट टॉपिक है। चलो इस डिफिकल्ट टॉपिक को इजी बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जैसे कि आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स, इन सब चीजों में डील करेगा। बट बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस टॉपिक, लेट अस सी व्हाट मोल्स मीन्स। मोल्स का मतलब क्या है? मोल्स का मतलब है आपका हीप, एक ढेर। मतलब हम एक पैकेट या एक ढेर को एक मोल कह सकते हैं साइंटिफिकली। मोल कंसेप्ट में हम ये समझेंगे कि मोल कंसेप्ट जो है वो किस लिए आया, क्योंकि इससे पहले हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स थी, जैसे कि हमारे पास मास ऑफ एटम, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स था। इससे पहले हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सारी चीज़ें हमारे पास थी। फिर मोल कंसेप्ट को लाने की ज़रूरत क्या हुई? तो हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपके पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के, और एक मॉलिक्यूल आपके पास है ऑक्सीजन गैस का। आप उनको कंबाइन करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। इससे हमें ये समझ में आता है कि नंबर की टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड करके हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर इसी चीज को हम मास की टर्म्स में देखें, यही चीज, तो हम ये समझेंगे कि जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे हाइड्रोजन के, इसका मतलब हमने 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एटम्स लिए थे, यानी कि मास यूनिट हो गई थी 4 मास हमने लिया हाइड्रोजन का। जब हमने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया था, तो इसका मतलब हमारे पास हो गए थे 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन। और जो हमारा रिजल्ट आया उसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन रहे थे, यानी हमारे पास बन रही थी 36 यूनिट ऑफ मास। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही रिएक्शन को हमने 2 तरह से समझा। पहली बार में हमने समझा कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, दूसरी में हमने समझा कि उनका मास क्या था। तो इससे ये चीज तो हमारे समझ में आ गई है कि एक केमिकल रिएक्शन को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मास। अब हम थोड़ा और उसको एलोबरेट करेंगे, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट टॉपिक, लेट अस सी कि एक डजन में कितने आपके नंबर होते हैं। हमें पता है एक डजन में जैसे कि आपके पास 12 यूनिट होती है, जैसे 1 डजन बनाना मीन्स 12 सिंगल यूनिट्स ऑफ बनाना। 1 ग्रोस में आपके 144 आइटम्स होते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मोल्स, तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 1 मोल क्या होगा? 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इन नंबर्स। तो देखा आपने कितना इजी कंसेप्ट था समझना। यहाँ पे जो मैंने आपको नंबर बताया 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम अवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। सो अवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट दिस यूनिट इज कॉल्ड अवोगाड्रो नंबर। तो हम इतना समझ चुके हैं कि 1 मोल किसी भी चीज का, किसी भी चीज, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम बोलते हैं, तो अगर नंबर में उसको काउंट करेंगे तो वो आएगा अवोगाड्रो नंबर के इक्वल।
अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि 1 मोल का कंसेप्ट कहाँ से आया है। एक्चुअली 1 मोल का कंसेप्ट आया है आपका कार्बन 12 आइसोटोप से। कार्बन 12 आइसोटोप मैंने क्यों बोला मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक वर्ड आया है आइसोटोप, वो समझिए। आइसोटोप का मतलब होता है एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाँ जी, जैसे कि आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन नंबर 6 पे आता है, बट उसके आइसोटोप्स होते हैं, यानी एक ही चीज है लेकिन उसका मास अगर हम देखें तो किसी कार्बन का मास अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, यानी उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनमें डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मास नंबर चेंज हो जाता है। और वैसे भी मास नंबर तो आपको पता ही है, मास नंबर किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, वो आपका मास नंबर आ जाता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप से हमने यहाँ से इसको कंसिडर किया है, जिसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा एग्जांपल। छोटा सा एग्जांपल एक वाटरमेलन का। क्या हुआ, एक फ्रूट सेलर था, उसके पास वेइंग करने के लिए मशीन नहीं थी, तो उसने क्या किया कि वेइंग करने के लिए उसने एक वाटरमेलन के 12 हिस्से बराबर बांट लिए। अब उन 12 हिस्से में से जो एक हिस्सा वाटरमेलन का था, डेफिनेटली उसका वेट होगा इक्वल टू 1/12 ऑफ कंप्लीट वाटरमेलन। यानी एक पार्ट अगर मैं उस वाटरमेलन का ले लूँ जो कि 12वां हिस्सा है, तो 1/12 हो जाएगा वो टोटल का। अब वो क्या करता था कि वो उसको अपना स्पेसिफिक या रिलेटिव मास समझता है, उससे वो किसी भी फ्रूट को वे कर सकता है। एक तरफ वो उस टुकड़े को रखेगा जो कि 1/12 है पूरे वाटरमेलन का, दूसरी तरफ वो उसके रेस्पेक्ट में या उसके रिलेटिव में जिस भी फ्रूट को तोल देगा वो इक्वल में आ जाएगा। कहने का मतलब एक उसने वेइंग मशीन में उस 1 पार्ट ऑफ वाटरमेलन को एज आ आप कह सकते हो वेइंग इंस्ट्रूमेंट में यूज कर लिया है कि हाँ ये मेरा है, एक जिसको कह सकते हैं स्पेसिफाइड मास, जिसके थ्रू मैं सबको नापूंगा। अब वो उसके इक्वल, चाहे अगर ग्रेप्स को रखेगा तो बहुत सारे ग्रेप्स आ जाएंगे उसमें, एप्पल रखेगा हो सकता है 1 या 2 ही एप्पल आए, ऑरेंज रखेगा हो सकता है 3 या 4 आ जाए। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट इतना हो गया, मोल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में दूसरा जो एलिमेंट हम लेने वाले हैं वो कितने अमाउंट में आ जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, वो हम न्यूमेरिकल पार्ट में देख सकते हैं। इसके चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था मॉलिक्यूलर मास, उसका कंसेप्ट का यूज हम मोल कंसेप्ट में यूज कर लेंगे। कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आता ही है। तो फ्रेंड्स, देखा हमने कितना इजीली इस चैप्टर का सबसे मुश्किल समझे जाने वाला टॉपिक मोल कंसेप्ट इजीली कर लिया है इन सिंपल वर्ड्स। सो विदाउट हेजिटेशन यू कैन कमेंट मी if you want more videos regarding mole concept.